माननीय उपसभापति महोदय, झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातीय आदेश संशोधन विधेयक 2022 के संदर्भ में सभी माननीय सदस्यों ने सदन में बहुत ही गंभीरता से चर्चा किया है और सबने इस विधेयक का समर्थन और स्वागत किया है। इसके लिए मैं आभारी हूँ। उपसभापति महोदय, जहाँ माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है, वहीं अपने अपने राज्यों से संबंधित कुछ समुदायों के बारे में इस सदन में चर्चा की है और ये कहा है कि वैसे कई समुदाय हैं जो आज भी सुविधाओं से भी और सूचीबद्ध भी नहीं हो पाए। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार संवेदनशील होकर इन सारे मुद्दों पर, समस्याओं के निराकरण पर लगातार कार्य कर रही है। पिछले सत्र के दौरान आपने और सदन ने इस बात पर सहमति व्यक्त करते हुए कि अरुणाचल राज्य से संबंधित उन जातियों के बारे में संशोधन का प्रस्ताव को पारित किया, सहमति दी और अरुणाचल का समाधान हुआ। बेंगलोर, कर्नाटका के भी कुछ समुदाय के बारे में और इस समय झारखंड और अभी आगे हम चर्चा करेंगे त्रिपुरा के संबंध में, उत्तर प्रदेश के संबंध में और जैसे माननीय सदस्य छाया जी कह रही थी कि छत्तीसगढ़ के संबंध में, ऐसे कई राज्यों के संबंध में, चाहे वो उड़ीसा के हों, छत्तीसगढ़ के हों या महाराष्ट्र गुजरात के हों, सभी राज्यों के ऐसे मामले पर सरकार गंभीरता से, ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। इसके एक प्रावधान पिछले कई वर्षों में गंभीर चर्चा के बाद ही नीतिगत रूप से मापदंड तय की गई है और उसी के तहत यह कार्य होती है। इस देश में जनजातीय, आदिवासी और आदिवासी क्षेत्र के बारे में सबसे पहले इंडिया एक्ट 1935 में यह जिक्र किया गया कि ट्राइबल एरिया कौन कौन सा है। देश स्वाधीन हुआ और उस समय ठक्कर बापा के अध्यक्षता में कमेटी बनी और उस कमेटी के माध्यम से सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने संविधान में ऐसे कई प्रावधानों को जोड़ते हुए संविधान में ऐसे जातियों के बारे में चर्चा की और उसका आदेश निर्गत किया। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे समस्याएं हमारे सामने उभरते रही, चर्चा होते रही और कुल मिलाकर इस काफ़ी चर्चा के बाद में एक कमेटी बनी, जैसे हम लोकूर कमेटी के रूप में, और उनके बताए गए ऐसे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी जातियां, जिन जातियों के संबंध में उन जाति या समाज के लोग अपनी बातों को पहुंचाने के लिए समर्थ नहीं है, उन लोगों तक पहुंचा जाए और उन लोगों के लिए कार्य किए जाए। और 1962 में 1962 से 67 के बीच में एक नई मापदंड तय करने के बाद में उस पर कार्य प्रारंभ हुआ। तो समय समय पर ऐसे बहुत सारे जाति, लेकिन इसके जो प्रावधान है ये मूल रूप से संवैधानिक और मेरिट के साथ
यह सुनिश्चित करना कि जिनके लिए संविधान में ये सारे प्रावधान किए गए हैं उसमें उन्हीं लोगों को प्राथमिकता, उन्हीं लोगों को सुविधा और उन्हीं लोगों को संरक्षण मिले जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संविधान में व्यवस्था की है। और इसलिए उस मापदंड के आधार पर सारे राज्यों के अनुशंसा प्राप्त होते हैं और वो एक रिसर्च बेस्ड अनुशंसा प्राप्त होता है। और उसी दृष्टि से लगातार इस पर रिसर्च का कार्य भी होता है और देश के जो सभी राज्यों के अधीन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके रिपोर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय सरकार अनुशंसा करती है और उस अनुशंसा के आधार पर हम यहाँ पर जो हमारे मापदंड के अनुसार व्यवस्था है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के उस मंतव्य को, जिससे कि क्योंकि सेंसस और कास्ट सेंसस ये सारा कार्य आरजीआई के अंडर में होता है। आरजीआई देश का पूरा सेंसस करता है और ख़ास करके शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट का सेंसस करता है और उसके आबादी के बारे में एक शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो उसके अलग से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इस दृष्टि से उसके मंतव्य के साथ विचारार्थ लाया जाता है। तो ये सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि कई राज्य के हो चुके हैं, कई राज्यों के बारे में हम लगातार काम कर रहे हैं और उन सारे चीज़ों को देख रहे हैं। और अभी सभी माननीय सदस्यों ने, चाहे वो अभिरंजन विश्वास जी बंगाल से हो, उन्होंने भी कम्युनिटी के बारे में कहा है, गोवा के संदर्भ में कहा है और हमारे KRN राजकुमार जी ने भी कई कम्युनिटी के बारे में कहा है। हमारे वरिष्ठ इस हाउस के सदस्य थम्बी दुराई जी ने तमिलनाडु से संबंधित कई जातियों के बारे में कहा है और उन सारे जातियों के बारे में मैं करंट स्टेटस क्या है उसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि यह सारा विषय मेरिट का है। मेरिट के तहत सारे संस्थाएं अपने काम करते हैं और उसके आधार पर ये सारी सूचियां बनती है और इस पर कोशिश ये होता है कि जल्दी से जल्दी इसको कैसे एड्रेस किया जाए। पर इसकी जो फॉर्मेलिटी है, इसके जो संवैधानिक प्रावधान के आधार पर जो मापदंड है उसको हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और सभी के लिए आवश्यक है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि कुछ कम्युनिटी के बारे में, वैसे सभी माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है इस विधेयक का, लेकिन कुछ लोगों ने चिंता भी जाहिर की है। इसमें आप सारे डिटेल्स को स्पष्टतः देख सकते हैं। इसके जो रिपोर्ट बनते हैं, इसके जो एथनोग्राफिक रिपोर्ट जो विभिन्न समय में जो रिसर्च के बाद निष्कर्ष आए हैं, वो सारे चीज़ों को संकलित करते हुए ही ये रिपोर्ट बनती है। तो उस दृष्टि से कुछ जगहों में इस तरह की समस्या रहती है कि राज्यों में, जैसे कुछ राज्यों में कई बार इस तरह के विषयों को लेकर के राज्य खुद उलझन में रहता है कि किस तरीके से, क्योंकि उसके रिपोर्ट सही ढंग से बन नहीं पाते। फिर पूछा जाता है कि भाई आप इस तरह के विषयों पर स्पष्टीकरण दीजिए। तो ये लगातार चलने वाले कार्य हैं और इसी कार्य के आधार पर भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है जनजातीय क्षेत्रों के और जनजातीय लोगों को न्याय कैसे मिले और उनके बीच में। कुछ माननीय सदस्यों ने इसके साथ साथ ही डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में और बजट के बारे में या आवंटन के बारे में चिंता जाहिर किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ उपसभापति महोदय कि केंद्र सरकार पिछले कई वर्षों में जिस तरह का प्रयत्न किया है और जिस तरह से उसमें गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है, वो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसका लाभ जनजातीय समुदाय को बहुत बड़ी संख्या में मिल पाएगा और मिल भी रहा है। इस समय हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं, अभी हर जगह एकलव्य मॉडल स्कूल की चर्चा हो रही है, लोग मांग भी कर रहे हैं और बहुत जगह कार्य प्रारंभ हो गया है। और आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों में यदि आप देखें तो यदि हम 2013-14 की बात करें तो 167 था, आज उसकी स्वीकृति 679
हो गई है। और जो संचालित विद्यालय है वो पहले 119 था, अब 367 हो गई है। और ये विद्यालय बहुत ही कोशिश ये हो रहा है कि इसकी गुणवत्ता में कैसे सुधार हो और व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मिले और क्वालिटी एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो। पहले ये विद्यालय ज़िले में एक होते थे, लेकिन अब प्रखंड स्तर पर एक एक बनाया जा रहा है ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो, उन बच्चों को। तो इसकी एक ज़िले में जितने विद्यालय बन रहे हैं बड़ी संख्या में, और संख्या में भी बहुत गुणात्मक सुधार हो रहा है। तो इस तरीके से जहाँ एकलव्य मॉडल के माध्यम से शिक्षा में अब यदि आप देखें तो हमारा जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अभी लगभग हम जो हमारा डेटाबेस बना है 30 लाख से अधिक बच्चों को हम डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से यहाँ से राशि उपलब्ध कराते हैं कि और उसमें राज्यों का भी, कुछ राज्यों का 25% अंशदान होता है, 75% हम केंद्र के तरफ से देते हैं, और कुछ राज्यों का 90-10, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी है उसको 90% हम अंशदान देते हैं। तो एजुकेशन में जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उसी तरीके से हेल्थ में भी कर रहे हैं, और हेल्थ का प्रोग्राम भी उसी ढंग से चल रहा है। इस तरीके से यदि हम ट्राइबल एरिया और ट्राइबल लोगों का यदि हम कहें तो इस समय में जो 21-22 में यह योजना शुरू हुई है उसमें हर घर नल जल जीवन मिशन के तहत 1,28,22,205 लोगों तक कनेक्शन पहुंचाने का काम ट्राइबल फैमिली के बीच में हुआ है। उसी तरीके से स्वच्छ भारत सेटिंग अप जो टॉयलेट्स है वो 1,45,72,432 लोगों तक पहुंचा है। तो इस तरह जो हमारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, भारत सरकार के प्रोग्राम है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का हो, सभी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वृद्धि क्या हो रही है, इसको प्रारंभ किया गया एक लक्ष्य के साथ चल रहा है। तो एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, जगह जगह ट्राइबल एरिया में जो टीडी ब्लॉक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन आईटीआई कैसे खुले, ऐसे जनरल आईटीआई कैसे खुले ताकि वहाँ स्किलिंग प्रोग्राम अच्छे ढंग से चले। तो कुल मिलाकर के हमारा लक्ष्य यही है उपसभापति महोदय कि जो इस तरह के विसंगतियों के कारण, इस तरह की विसंगति इसलिए ज़्यादा हमारे सामने इस समय और अधिक दिख रही है, और स्वाभाविक है कुछ चीज़ों के बारे में माननीय सदस्यों का कहना, और उस पर मंत्रालय भी और माननीय प्रधानमंत्री भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग करते हैं, चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन सारी चीज़ों का समाधान कैसे हो। 2000 में एक सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बताया गया कि जो भी इस तरह के यदि मात्रात्मक त्रुटि भी है तो इसका संशोधन करने का दायित्व तो पार्लियामेंट का है, क्योंकि पार्लियामेंट के माध्यम से ही आर्टिकल 342 में ये आदिवासियों की सूची निर्धारित है और उसी के तहत सदन के माध्यम से भी इसको किया जाना चाहिए। और इसलिए अब हम सारे चीज़ों को रिसर्च करते हुए, क्योंकि ये बात सही है, ये दोनों बातें देखी जा सकती है। कोई इससे सुविधा ऐसे समुदाय भी है जो थोड़ा सा इस तरह के मात्रात्मक त्रुटि से लाभ भी ले लेता है, जो इसके पात्रता नहीं रखता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पात्रता रखता है लेकिन इस तरह के कमियों के कारण वो इस तरह की सुविधा नहीं ले पाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो यही कई बार कई स्थानों पर देखने को मिल रहा है। उसका समाधान के लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। ये झारखंड का मामला है, इसके बाद इस सदन में हमारी कोशिश होगी कि और इस तरह के अन्य राज्यों के मामले को भी ला करके समाधान के लिए लेकर आगे आए। अरुणाचल का हो गया है, कर्नाटका का हो गया है, अब उत्तर प्रदेश का और त्रिपुरा का, अब झारखंड का हो रहा है, और इसके बाद उड़ीसा से संबंधित हमारा रिसर्च का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ लीगल मिनिस्ट्री ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इसका समाधान करने का रास्ता हम निकाल रहे हैं और सब मिलकर को
जो चिंता जाहिर किया है कि ट्राइबल एरिया और ट्राइबल डेवलपमेंट, जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय लोगों के विकास को यदि हम 21वीं सदी में सही ढंग से सुनिश्चित नहीं कर पाए तो हमारे लिए भी, हम सब के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करेगा। और प्रधानमंत्री इसी चिंता के साथ लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि विभिन्न योजनाओं का लाभ कैसे उन लोगों तक पहुँचे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मूल उद्देश्य यही है कि जो गैप है उस गैप को एनालिसिस करके उसको भरने का काम कैसे किया जाए। डिफरेंट पैरामीटर्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हैं उसको कैसे हम सुनिश्चित कर सकें और उसका समाधान का रास्ता हम सही ढंग से बना सकें, ताकि जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के समय में जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक विशेष तौर से ध्यान रखने की बात कही थी, उसको हम सही ढंग से 70 वर्षों के बाद ही सही उसका समाधान का रास्ता ढूंढ सके। मैं सदन का आभारी हूं और मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे पारित किया जाए। धन्यवाद माननीय